हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? फिलॉसफी का मतलब होता है कि जो भी वैल्यूज और जो भी आइडल्स होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या वैल्यूज क्या क्या आइडल्स होने चाहिए, वो सारा क्या कहलाएगा आपका फिलॉसफी कहलाएगा आपका। ठीक है। अब फिलॉसफी को पढ़ने के लिए आपकी जो पॉलिटिकल अप्रोच होनी चाहिए वो क्या है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप एज अ लीगल डॉक्यूमेंट की तरह पढ़ो। भाई एक लीगल डॉक्यूमेंट आप पढ़ रहे हो नॉर्मली, लेकिन इसको ऐसा होना चाहिए जो किसी आइडियाज वैल्यूज प्रिंसिपल्स के बेस्ड पर हो। ठीक है, जिससे क्या हो सके, एक सोसाइटी गाइड हो सके और एक पॉलिटिक्स आपका। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपकी, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द की कॉन्सेप्ट, कि भाई कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, की कॉन्सेप्ट उसको पढ़ना, जैसे कि राइट्स क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होता है आपका। ठीक है। दूसरा आप तरीका देखोगे पॉलिटिकल तरीके से पढ़ने से। दूसरा है आपका इट ट्राई टू डेवलप अ क्लियर एंड कोहेरेंट विजन ऑफ द सोसाइटी एंड गवर्नेंस या पॉलिटी। इससे क्या होगा, एक क्लियर विजन होगा आपका, एक तरीके से कॉम्बिनेशन के साथ आपका क्या होगा, सोसाइटी को आप कनेक्ट करके एक दूसरे से देखोगे। ठीक है। तीसरा आपका सॉरी थर्ड है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड अलोंग विद द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट, कि अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते टाइम आप ये देखो कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट हुआ तब जाके ऐड हुआ, तो उसको उसमें देखो भाई क्यों ये ऐसा ऐसा इंटेंशन समझ में आएगा इससे आपका, कि भाई ऐसा क्यों डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है। फोर्थ है कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लियर फिलॉसफी नहीं होती, लेकिन इंडिया में है ऐसा, क्योंकि इंडिया क्या करता है आपका, गाइड करता है सोसाइटी को थ्रू अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। जो हमारे जो मॉरल प्रिंसिपल जो है प्रीएम्बल में दिखते हैं, जस्ट सोसाइटी बनाना, इक्वलिटी, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बेटा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको हम डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह कैसे यूज करते हैं। मतलब अगर हम डेमोक्रेसी को सुधारना चाहे तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं एज अ टूल कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है। डेमोक्रेसी आपको पता ही होना चाहिए, डेमोक्रेसी मतलब जहां पर जो रूल होगा वो कौन करता है, लोग ही करते हैं। रूल कौन करता है, आपके लोग ही करते हैं, और सारे डिसीजन कौन लेते हैं, लोग लेते हैं, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। और इसको और अच्छे से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। तो वो कैसे करता है देखेंगे। पहला, इक्वेलिटी के थ्रू। आप देखोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, जो हमें क्या देता है, राइट टू इक्वेलिटी देते हैं। जिससे क्या होता है आपका, लोग सब इक्वल, अगर हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे तो लोगों को पार्टिसिपेशन करने का और मन करेगा। ठीक है। इसके अलावा सबको हमने वे वोट देने का राइट दे रखा है, इरिस्पेक्ट ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजन, कि भाई चाहे उनका कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, सबको 18 और 18 से प्लस होना बस जरूरी है आपका वोट देने के लिए। ठीक है। और सिटीजन होना। ठीक है। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके अलावा थ्रू लिबर्टी एंड राइट्स, क्या एंड फ्रीडम है। ठीक है। लिबर्टी राइट्स या फ्रीडम राइट्स को यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ राइट्स है फ्रीडम के, जो हमारे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें होंगी तभी तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है। इसके अलावा सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि भाई हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं कि सभी जो जेंडर होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको इक्वल चाहिए, जो भी वो इक्वल काम करे। अगर दो पर्सन सेम काम कर रहे हो सेम ही उनको मिलना चाहिए, लेकिन जेंडर के कारण उनको अलग अलग पे मिल रहा है, तो उसको खत्म करने का हमारा मोटिव है। और अगर ये होगा तो इससे क्या होगा, सभी लोग क्या कर पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेटिक कोएक्सिस्टेंस, कि अगर सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि सभी रिलीजन को बराबर मानना, और डेमोक्रेसी एक साथ आएगी। जब आप सबको इक्वल मानोगे, इक्वलिटी से ट्रीट करोगे, तो लोग अपने आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड टू गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। मैंने भी आपको कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट को समझना जरूरी है। हमें क्या समझना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट को समझेंगे। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि इंटेंशन क्या है जिन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन। अब रीजंस पूछे गए हैं वही, टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर, कि भाई अंडरस्टैंड कर सके कि भाई ऐसा क्यों डाला गया फ्रेमर ने, क्लैरिफाई करना मीनिंग को, टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया, हमारा कितने साल हो गए, 75 प्लस हो गए ईयर, और आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेवेंट है। तो ये ऐसे क्या क्या चीजें थी जो उन्होंने डाली, इसके थ्रू आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है।
इससे क्या होगा, जस्टिफाई होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, रिजॉल्व होगी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम्स चल रही है वो सारी। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि क्या क्या कोर फीचर्स हैं या कोर वैल्यूज या पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी, कि हम सब क्या है, इक्वल है। हम इसको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। हमारे इंडिया में क्या है, सभी को फ्रीडम है, लिबर्टी है अपने आपके थॉट्स को एक्सप्रेस करने की, अपने बिलीफ एंड फेथ थॉट्स को एक्सप्रेस करने की। आर्टिकल 19 है आपका, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, वो आपका आर्टिकल 25 से 28 तक दे रखा है। लेकिन जो हमारी लिबर्टी दे रखी है वो बेटा एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब सभी को ऐसा नहीं है आप जब मर्जी अपना जो राइट है कि भाई मेरे को तो राइट है मैं कहीं पे आ जा सकता हूँ, तो आप किसी के भी कमरे में जाके बैठ जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। भी तो होता है ना, हमारे पास राइट टू प्रिवेसी भी है। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट कोई भी राइट नहीं है हमारे पास। हमारे को क्या दे रखे हैं, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है। अगर मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया कि आपको राइट है कि आप कहीं भी आ सकते हो, और आपने बोला कि हम तो कहीं भी आ सकते हैं मैम, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं किसी के रूम में जाके बैठ जाओ तुम, लेकिन वो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास भी एक राइट होता है, राइट टू प्रिवेसी, कि भाई आप किसी की प्रिवेसी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका जस्टिस, द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, 3 टाइप की जस्टिस की बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। पहला सोशल जस्टिस, कि सोसाइटी में एक जस्टिस होना चाहिए कि कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पहला पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, कि जो पॉवर्टी होगा उसको रिड्यूस करना, कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले काम की। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि भाई सबको राइट टू वोट वगैरह मिलना, ये हमारे फंडामेंटल राइट और डीपीएससी में दिखाई देते हैं आपको जस्टिस। ठीक है, तीसरा है आपका रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटीज राइट, कि हमारे इंडिया में आप देखोगे बहुत सारी डाइवर्सिटी, इतने सारे लैंग्वेजेस, इतने सारे रिलीजन फॉलो किए जाते हैं आपका। ठीक है, और इसकी रिस्पेक्ट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को भी सबको बराबर राइट दिया। हमारा इंडिया सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं कि सभी को बराबर ट्रीट करना, और माइनॉरिटीज को भी ध्यान में रखकर हमारे रिलीजन, हमारा स्टेट क्या करता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। तो कुछ आर्टिकल 29 30 दे रखे हैं आपके, जो किसको फोकस करते हैं, माइनॉरिटीज को स्पेशली फोकस करते हैं आपका, जिससे हमारी क्या होती है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बनी रहती है, कि हम अलग अलग हैं फिर भी हम साथ हैं। चौथा है आपका सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मैंने आपको बता ही दिया कि भाई किसी एक को फेवर ना करना, सभी को इक्वल ट्रीट करना, सभी रिलीजन को। अब क्योंकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या है बेटा, स्ट्रिक्टली अलग है, दोनों अलग है स्ट्रिक्टली। रिलीजन और स्टेट आपस में बात ही नहीं कर सकते। वेस्ट में क्या है आपका, स्ट्रिक्टली क्या है आपका अलग है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि, और स्टेट जो है इंटरवेन बिल्कुल भी नहीं करेगा वेस्ट में रिलीजन के अंदर। लेकिन इंडिया में क्या ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में प्रिंसिपल डिस्टेंस फॉलो किया जाता है। प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर जहां लगेगा स्टेट को कि भाई जरूरी है इंटरवीन करना, तो वहां पर वो क्या करेगा, इंटरफेयर करेंगे। अगला है आपका यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, कि हमारे इंडिया में सभी को वोट है देने का, वो कितना होना चाहिए, बस 18 और 18 से प्लस होना चाहिए। अब पहले कितना था, 21, पहले था 21 ईयर्स, फिर एक अमेंडमेंट किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 में, और तब हमारी एज कितनी कर दी गई, 18 ईयर्स कर दी गई। अगला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि हमारे इंडिया में आप देखोगे पावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट है, एक यूनियन लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर, तो इसी को कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा अगर फीचर्स में बोलोगे तो हमारे इंडिया में क्या है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड है हमें। ठीक है, 7 में अगर फीचर्स, स्पेशली फीचर्स आया तो अब फीचर्स में क्या लिख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्पेशली अगर फीचर्स आ जाए तो। और क्या लिख सकते हो, 9 पॉइंट आप लिख सकते हो कि कॉम्बिनेशन है, रिटर्न है, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट है। लॉन्गेस्ट क्या है बेटा आपका, रिटर्न डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कॉम्बिनेशन है, ब्लेंड है किसका, रिजिडिटी, मतलब यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा चेंज भी नहीं कर सकते हैं, तो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 10 पॉइंट बता दिया मैंने आपको अगर स्पेशली फीचर्स पाए तो, और अगर वैसे है तो ये 6 पॉइंट आप कोर वैल्यूज लिख सकते हो।
प्रोसीजर अचीवमेंट अगर आप देखोगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इतना अभी भी है आपका, उसके क्या क्या रीजंस हैं। तो पहला कि भाई बहुत अच्छे से डिबेट डिस्कशन करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, आज भी इसलिए रिलेवेंट है हमारा इंडिया। ठीक है, इसके अलावा जो भी तरीके यूज करे गए वो डायलॉग रीजनिंग वगैरह हमारी यूज की गई। ठीक है, और एक कमिटमेंट थी, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की सबको साथ में लेके बात करी जाए, सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कशन हुई आपकी। ठीक है, असेंबली ने सभी लोगों को जो डिसएग्रीमेंट कर रहे थे, जो नहीं मान रहे थे चीजों को, मतलब ऐसा तो एग्रीमेंट नहीं है। अब हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या क्रिटिसिज्म है। जैसे मैंने आपको पहला बताया, यहाँ पर आपको पॉइंट बताया ना भाई कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है कि भाई सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, क्रिटिसिज्म यही कहते हैं। बट इसका रिस्पॉन्स आप क्या ले सकते हो, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट और यूनियन, स्टेट प्लस यूनियन अलग अलग नहीं है, एक ही में आपका क्या है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ लिखा हुआ है, एक ही में क्या करा गया है, सब कुछ लिखा गया है। तो स्टेट और यूनियन का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और एकदम डिटेल करके करा गया एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि अनरिप्रेजेंटेटिव है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो कैसी बनाई गई थी, यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज के बेस पे नहीं बनाई गई थी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो उसको कहते हैं कि भाई वो सभी लोगों को वोट देने से नहीं बनाई गई, ऐसी बना दी गई। लेकिन हाँ ये बात सच है, लेकिन अगर हम बोले तो सभी लोगों को नहीं दिया था टाइम, लेग्ड फुल वॉइस कि सभी को अलाउ नहीं किया था, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पूरी थी भाई, सारी असेंबली को 3 कम्युनिटी में बांटा था। एक तरफ थे आपके सिख, एक तरफ थे मुस्लिम, और एक तरफ थे जनरल। इन तीनों में बांटा गया था। जनरल में मतलब और जो भी इन दोनों के अलावा होते हैं, तो प्रॉपर बांटा गया था। अगला है आपका तीसरा, होता है आपका क्रिटिसिज्म कि बहुत ज्यादा ही क्या है, बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन लिए गए, बाहर उससे तो एलियन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, इमिटेशन कहते हैं आपका। बट ऐसा नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ब्लेंड है, कि हमने वेस्ट भी प्रिंसिपल अलाउ करे और इंडियन वैल्यूज भी अलाउ करके मिक्स करके हमने बनाया है। जो हमने सिलेक्टिव एडेप्टेशन की है, मतलब हमने ऐसे ब्लाइंड इमिटेशन नहीं कर दी, ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया, हमें जो लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इंडियन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ठीक है, हमने वो यूज करा। अब कोई कहता है बहुत ज्यादा लीगल है, बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा गया है, बट ऐसा नहीं है। अगर डिटेल लीगल प्रोविजन होंगे तभी वो क्या हो पाएगा, आप यूज कर पाओगे, वरना क्या होगा, कोई भी मिस यूज कर सकता है पावर का। लिमिटेशन वही सब चीजें आपका, ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सेंट्रलाइज्ड आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी व्हिच लिमिट द स्कोप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इससे जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो कम होता है आपका। कोई कहता है कि भाई ये जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से बात नहीं करते हैं। कोई कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जबकि क्या है, मतलब अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर आपके टू मतलब कोई वायलेट कर रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, कि कहाँ रखना चाहिए था इनको, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स को फंडामेंटल राइट्स में। तो ये कुछ लिमिटेशन है, लेकिन हमें इस लिमिटेशन को डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके बुक में ज्यादा नहीं पढ़ाया गया इसको। लेकिन हाँ, मैंने आपको जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, आई होप। और ये लास्ट चैप्टर था आपका इस बुक का, और अगर आपको दूसरी बुक की पीडीएफ, दूसरी बुक के वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आपको इसी बुक के और भी चैप्टर देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला हम हिस्ट्री का सब्जेक्ट उठाएंगे बेटा 11th क्लास की, और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।